हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची बघेल। हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कल अध्ययन किया था कोशिका के बारे में। एक नज़र देख लेते हैं हम कि हमने क्या क्या पढ़ा था। कोशिका का अध्ययन देखा था हमने, कोशिका की हिस्ट्री देखा था, कोशिका की माप देखा था हमने, और टाइप ऑफ सेल देखा था। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफ्रेंशिएट किए थे हम लोगों ने। उसके बाद देखा था कि जंतु कोशिका के पार्ट देखा था कि कौन कौन से भाग से बनी हुई जंतु कोशिका। फिर कोशिकांग देखा था कि कौन से कोशिकांग में झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं, और एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग देखा था, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग देखा था। उसके बाद देखा था हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखा था। पादप कोशिका में कौन कौन सी संरचनाएं या कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और जंतु कोशिका में कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं, ये देखा था हम लोगों ने। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को दोस्तों प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं। प्लाज्मोलेमा मतलब प्लाज्मोलेमा मतलब लेमा का मतलब होता है झिल्ली, है ना। प्लाज्मा अंदर का जो द्रव्य होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मा बोलते हैं। और जो लेमा मतलब मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, मतलब जो प्लाज्मा को बाहर से सुरक्षित रखने वाली जो मेम्ब्रेन होती है या बाहरी आवरण को ढकने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका की झिल्ली की खोज किसने की थी दोस्तों? नेगेली व क्रेमर ने की थी। कोशिका झिल्ली जंतु व पादप कोशिका में पाई जाती है। दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका का बाहरी भाग होती है। यहाँ पर देखते हैं हम, कोशिका की आउटर वॉल होती है कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका। और कोशिका झिल्ली के भी बाहर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है दोस्तों। किंतु कोशिका भित्ति मैंने आपको बताया था सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। किंतु ये जो कोशिका झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली है, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। यह फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉन्ग। कितनी होती है दोस्तों? 75 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। कोशिका झिल्ली के कुछ मॉडल दिए गए थे कुछ साइंटिस्ट ने। इकाई कला मॉडल, मतलब इसको दोस्तों इकाई कला मॉडल को बोलते हैं, एकल परत मॉडल भी बोलते हैं, जिसको एक रॉबर्टसन साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। फिर नेक्स्ट मॉडल है त्रिस्तरीय मॉडल, या इसको दोस्तों सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। ये डैनियल और डेवसन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? डैनियल और डेवसन ने दिया था। और तीसरा मॉडल जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है, तरल मोजेक मॉडल। क्या है दोस्तों? तरल मोजेक मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसको दिया था सिंगर और निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडल और इम्पॉर्टेंट मॉडल इसीलिए है क्योंकि इस मॉडल में कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड अर्धतरल तरल रूप में होते हैं। वह प्रोटीन के अणु इस प्रकार धंसे होते हैं जैसे चाशनी में गुलाब जामुन। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये एक पात्र है, यहाँ पर चाशनी रखी हुई है और ये है गुलाब जामुन, ठीक है। तो इस मॉडल के अनुसार हम देखते हैं कि ये जो गुलाब जामुन है ये क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। और जो ये फॉस्फोलिपिड है ये क्या है दोस्तों? चाशनी है। क्या है? चाशनी है। तो इस मॉडल के अनुसार इस टाइप से फील होता है कि जो कोशिका झिल्ली में उपस्थित जो प्रोटीन रहती है वो गुलाब जामुन की भांति दिखती है, और जो चाशनी होती है वो फॉस्फोलिपिड की भांति दिखती है। तो हम नॉर्मली देखते भी हैं तो मेम्ब्रेन इसी रूप में दिखती है, इसीलिए इसको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडल कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली के कार्य। अंगों की सुरक्षा करना, ठीक है। कोशिका सबसे बाहरी आवरण होती है। कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आवरण होती है किसका? कोशिका का। तो ये क्या काम करती है कि मतलब कोशिकांग की सुरक्षा करती है, मतलब बाहरी आघातों से रक्षा करती है। और चयनात्मक पारगम्य होती है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है केवल उन्हीं को अंदर आने देती है, बाकी के लिए अपारगम्य होती है, ठीक है। तो ये चयनात्मक पारगम्य होती है। फिर नेक्स्ट कार्य क्या है? एक्सोसाइटोसिस, मतलब कि कोशिका झिल्ली द्वारा बाह्य पदार्थों को बाहर त्याग करना होता है। मतलब कि कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? बाह्य पदार्थों को त्यागती है। मतलब कोशिका झिल्ली के द्वारा बाह्य पदार्थों को त्यागना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। और कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों को अंदर लेना यह क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एंडोसाइटोसिस। मतलब अगर कोई भी कोशिका कोई भी पदार्थ को अंदर ले रही है मतलब एंडोसाइटोसिस कर रही है, और कोशिका झिल्ली कोई पदार्थों को बाहर त्याग कर रही है मतलब बाहर कर रही है, मतलब एक्सोसाइटोसिस कर रही है। ये क्या है दोस्तों? एक्सोसाइटोसिस। और ये क्या है दोस्तों? एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस भी टू टाइप का होता है। एक होता है पिनोसाइटोसिस होता है और दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी ठोस पदार्थ को अंदर लेना। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ठोस पदार्थों को अंदर लेना। और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है लिक्विड वाले पदार्थ, मतलब तरल पदार्थों को अंदर लेना। फिर से देखते हैं हम, कोशिका के कार्य देखे थे हमने। अंगों की सुरक्षा करना होता है, चयनात्मक पारगम्यता करती है कोशिका झिल्ली। और क्या काम करती है? एक्सोसाइटोसिस, मतलब कि बाह्य पदार्थों को बाहर करती है ना, मतलब कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों को बाहर त्यागती है। और एंडोसाइटोसिस मतलब कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों को अंदर लेती है। ठीक है, कोई भी पदार्थों को अंदर लेती है क्योंकि चयनात्मक पारगम्यता कर रही है, मतलब अंदर और बाहर करने का काम कर रही है ना। तो एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर कर रही है पदार्थों को, और एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर कर रही है पदार्थों को। और एंडोसाइटोसिस भी 2 टाइप का देखे थे हमने, एक होता है पिनोसाइटोसिस और दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस। जो पिनोसाइटोसिस मतलब होता है तरल पदार्थों को अंदर लेना। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है तरल पदार्थों को अंदर लेना, और फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है तरल पदार्थों को बाहर करना। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि कोशिका झिल्ली का 50% भाग केवल क्या कौन बनाता है दोस्तों? प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है? केवल 50% भाग कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी का जो 50% है वो बनाता है फॉस्फोलिपिड बनाता है। कौन बनाता है बच्चों? फॉस्फोलिपिड बनाता है। 50% कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्योंकि फॉस्फोलिपिड भी 2 परतों में पाए जाते हैं, एक सबसे ऊपर की हो गई फॉस्फोलिपिड हमने देखा था, एक सबसे ऊपर की परत हो गई और एक सबसे नीचे की परत, और बीच में तो क्या पाया जा रहा है? प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है वो 50% हो गया, और ऊपर का वो जो फॉस्फोलिपिड है वो 25% होता है, और जो नीचे का फॉस्फोलिपिड होता है वो 25% होता है। इस टाइप से जो 100% हो गया कोशिका झिल्ली का मटेरियल। तो 50% केवल क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? कोशिका झिल्ली में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम कोशिका भित्ति। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए भी है क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है पादपों में? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली पादपों में? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किंतु फंगस में कोशिका झिल्ली दोस्तों काइटिन की बनी होती है। फाइटिन नहीं है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम कार्य क्या है कोशिका भित्ति के। यह कोशिका को कड़ापन प्रदान करती है, मतलब हार्डनेस देती है। हमने देखे थे पत्तियां, तने, ये मतलब जो पादप कोशिका मतलब पादप जो रहते हैं थोड़े कठोर रहते हैं जंतु कोशिका की अपेक्षा। तो किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण कोशिका को कड़ापन कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति प्रदान करती है। इसलिए पादप की मतलब जो पत्ते, तना, ये सब क्या रहते हैं? कठोर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति, क्योंकि आउटर वॉल होती है कि निश्चित आकार प्रदान करती है कोशिका को, है ना। कौन करती है आकार प्रदान? कोशिका भित्ति करती है। क्वेश्चन हमेशा आता है कि पादपों की कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भौतिक दबाव को सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करती है ना। भौतिक दबाव को बाहरी दबाव जो आ रहा है, जैसे हवा है, हवा आती है ना, तूफान चलता है तो भी क्या रहती है? पत्तियां सेम रहती हैं, मतलब जैसे नॉर्मल अवस्था में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कोशिका भित्ति भौतिक दबाव को सहन करने की शक्ति प्रदान करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्य देख लिया हमने। अब देखते हैं वॉक्यूल्स या रसधानियां। मैंने आपको बताया था, या रसधानियां बोलते हैं या रिक्तिकाएं बोलते हैं। ये भी केवल किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। 2 कोशिकाएं याद हो गए हमको कि कोशिका भित्ति भी प्लांट सेल में पाई जाएगी और रसधानियां भी प्लांट सेल में पाई जाएंगी। इसमें 75 से 80% तक जल होता है। हम देखते हैं, ये है एक वॉक्यूल्स की संरचना है। ठीक है, बीच में क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है। केवल और केवल बीच में जल भरा रहता है। 75 से 80% केवल जल होता है, तथा इस कोशिका में रस के एंथोसाइनिन पाया जाता है, मतलब जो वर्णक होते हैं ना वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जो दोस्तों? एंथोसाइनिन पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। इसी वर्णक के कारण फल, पुष्प, पत्तियों का रंग लाल या बैंगनी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रसधानियों रहती है इसमें 75 से 80% जल पाया जाता है, और बाकी जो 20% देख लें हम तो एंथोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। और इसी एंथोसाइनिन वर्णक के कारण जो रहता है फल, पुष्प तथा पत्तियों का रंग लाल या बैंगनी होता है। मतलब आप अगर क्वेश्चन आएगा कि पौधों की पत्तियों का रंग, हम तो जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, लेकिन उसमें जो ये वर्णक कहाँ प्रेजेंट होगा? वॉक्यूल्स में होगा या रसधानियों में होगा ये वर्णक प्रेजेंट। इसी वर्णक के कारण पौधों की पत्तियों का रंग लाल या बैंगनी होता है। या पुष्प जो कलर कलर के रंग बिरंगे दिखते हैं ना, वो किसके कारण दिखते हैं? रसधानियों में उपस्थित एंथोसाइनिन वर्णक के कारण दिखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जीव या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, ये क्या है दोस्तों? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, या कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। इसका नाम सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों? पुरकिंजे ने दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोशिका द्रव्य नाम या प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम? पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य है। किसके अंदर पाया जाने वाला दोस्तों? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य है।
जैसे मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर, ये है मान लो कोशिका और ये है केंद्रक। जो कोशिका के बाहर जो द्रव्य है, मतलब जो केंद्रक के बाहर जो द्रव्य है, इसको बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य बोलेंगे, और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या बोलेंगे दोस्तों? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ये जो अंदर का द्रव्य केंद्रक द्रव्य है और ये क्या है? कोशिका द्रव्य। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से द्रव्य इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन सा द्रव होता है? केंद्रक द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य इन्वॉल्व होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव से मिलकर बना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रक 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 की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या है केंद्रक? सबसे बड़ा कोशिकांग है। आगे आगे हम लोग अब देखते हैं कि कोशिका, हाँ, सबसे बड़ा कोशिकांग हमेशा पूछता है कि कौन सा कोशिकांग है सबसे बड़ा? केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक कहाँ प्रेजेंट होता है? कोशिका के सेंटर में प्रेजेंट होता है, मतलब केंद्र में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? केंद्रक है। और खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने की थी। कंफ्यूज नहीं होंगे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में, और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन है? केंद्रक है। इसे सेल मैनेजर भी कहा जाता है। मैनेजर कौन होता है दोस्तों? किसी भी कंपनी का मैनेजर कौन होता है? जो कंपनी का मैनेजमेंट करता है ना। किसी भी कंपनी का मैनेजर कौन होगा? कंपनी का मैनेजमेंट करने वाला होगा। वैसे ही जो केंद्रक होता है वो किसी सेल का मैनेजमेंट करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? केंद्रक को सेल मैनेजर भी कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेल कंट्रोलर भी कहते हैं, क्योंकि कंट्रोल करके रखता है ना, कंट्रोल करके रखता है, इसलिए क्या बोलेंगे? सेल कंट्रोलर भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल ब्रेन भी कहते हैं, मतलब कोशिका का मस्तिष्क है। जितनी भी सूचनाएं रहती, इंपॉर्टेंट चीजें रहती, तो वो सब केंद्रक के अंदर भरी पड़ी मिलेंगी, है ना। तो क्या है? कोशिका का सेल मैनेजर कौन है? केंद्रक है। सेल कंट्रोलर कौन है? केंद्रक है। सेल ब्रेन कौन है? कोशिका का केंद्रक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। और सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? कोशिका का केंद्रक है। दोस्तों अभी आगे हम पढ़ेंगे राइबोसोम जो होता है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। और कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है दोस्तों? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका की समस्त मेटाबॉलिक रिएक्शन नियंत्रित करता है, इसलिए तो बोलते हैं इसको कोशिका का कंट्रोलर, है ना, क्योंकि सारी चीजें मेंटेन कर रहा है, इसलिए मैनेजर भी बोल रहे हैं। तो कोशिका की समस्त मेटाबॉलिक रिएक्शन का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है दोस्तों? केंद्रक करता है। नोट पॉइंट क्या देखते हैं हम इसमें? स्तनधारियों की आरबीसी वायरस में अपसेंट होता है ना, मतलब आरबीसी है ये दोस्तों, आरसी भी नहीं है, आरबीसी है। आरबीसी में और वायरस में, ठीक है, वायरस में क्या होता है? अपसेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। जैसे हमने देखा था कि कोशिका का अध्ययन क्या करा था? साइटोलॉजी। वैसे ही केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? कैरियोलॉजी कहलाएगा। अब देखते हैं कि केंद्रक के कौन कौन से भाग होते हैं। फर्स्ट है केंद्रक झिल्ली, ये है ना। फर्स्ट क्या है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली को दोस्तों कैरियोथीका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोथीका। जैसे कि हमने देखे थे कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर ही और पाई जा रही है, वैसे ही केंद्रक झिल्ली क्या होती है? केंद्रक के आसपास पाई जाती है ना। ये जो आसपास जो पाई जाने वाली झिल्ली है क्या कहलाएगी? केंद्रक झिल्ली कहलाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यह न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से अलग होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है दोस्तों? केंद्रक में पाए जाने वाला जो द्रव्य है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है ना। तो ये दोनों को अलग अलग करके रखती है। यहाँ देखते हैं हम, मैंने अभी आपको बताया था जो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो कोशिका में पाए जाने वाला द्रव क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों द्रव को अलग करके कौन रखती है? ये केंद्रक झिल्ली करती है। दोनों को अलग करके कौन रखती है दोस्तों? केंद्रक झिल्ली अलग करके रखती है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि केंद्रक द्रव्य, इसमें न्यूक्लियोटाइड व एंजाइम होते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, ये जो क्या है, ये अंदर जो पाया जाने वाला ये केंद्रक द्रव्य है, या न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड होते हैं व एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए, है ना, जिससे डीएनए बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो केंद्रक द्रव्य है, ये जो धागेनुमा संरचना है, ये क्रोमेटिन जाल है, ये सब किस में प्रेजेंट होता है? केंद्रक द्रव्य में प्रेजेंट होता है। ये जो क्रोमेटिन धागे दिख रहे हैं, धागेनुमा संरचना दिख रही है, जेनेटिकल मटेरियल होता है जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं। तो ये जो धागेनुमा संरचनाएं क्या है? क्रोमेटिन है। और जो इसके अंदर केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाएगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो ये आसपास
कोशिका द्रव्य होता है केंद्रक के बाहर, जो द्रव होता है कोशिका के आसपास तो वो होता है केंद्रक द्रव्य होता है, वो कोशिका द्रव्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रिका। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस भी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होती है। इसे राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केंद्रिका को बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रिका में होता है। और जो केंद्रिका की खोज किसने की थी दोस्तों? फोंटाना ने की थी। किसने की थी? फोंटाना ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रक की खोज केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। याद रखेंगे, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। और जो केंद्रिका के अंदर जो मटेरियल होता है वो किसका बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। क्या किसका बना होता है दोस्तों? आरएनए का बना होता है प्लस प्रोटीन का बना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रोमेटिन जाल। मैंने अभी आपको बताया था कि क्रोमेटिन जाल एक धागेनुमा संरचना होती है। क्या होती है? धागेनुमा संरचना होती है ये। ठीक है, ये धागेनुमा संरचना क्या है दोस्तों? ये ऐसी धागेनुमा संरचना होती है। क्या है? क्रोमेटिन जाल है ना, क्रोमेटिन जाल है। तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो अनुवंशिकता के जिम्मेदार होता है। मतलब अनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के लिए आवश्यक होता है। और ये क्या बना? क्रोमेटिन जाल किसका बना होता है दोस्तों? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। याद रखेंगे। और केंद्रिका किसकी बनी होती है? आरएनए प्रोटीन की। और क्रोमेटिन जाल जो होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केंद्रक के कार्य देखते हैं। केंद्रक में अब क्रोमेटिन जाल है ना, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। तो ये क्या काम करेगा? अनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करेगा केंद्रक। ठीक है। और नेक्स्ट काम क्या है इसका? कोशिका का विभाजन करना। अगर केंद्रक नहीं होगा तो कोशिका विभाजित ही नहीं होगी। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती है, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। इस केंद्रक पाया जाता है किंतु सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, जो कोशिका विभाजन के लिए मुख्य ऑर्गेनेल्स होता है। इसलिए जो तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती है, वैसे ही कोशिका विभाजन के लिए भी केंद्रक एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है। अब और भी देखते हैं हम कि केंद्रक के बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे सेल मैनेजर कर रहा है ना, और क्या काम कर रहा है? सेल मैनेजमेंट का काम कर रहा है, सेल कंट्रोलर का काम कर रहा है, सेल ब्रेन भी कहते हैं इसको, क्योंकि सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन पर नियंत्रण कर रहा है ये। तो केंद्रक एक इंपॉर्टेंट भाग होता है। जैसे कि एक शरीर को चलाने के लिए ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है ना, अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो शरीर भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सारी सूचनाओं का आदान प्रदान किससे हो रहा है दोस्तों? ब्रेन से हो रहा है। उसी प्रकार अगर कोशिका का केंद्रक अगर डैमेज हो जाए या केंद्रक अगर मर जाए तो कोशिका भी कार्य करना बंद कर देगी, क्योंकि सारा नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? केंद्रक करता है। अब हम इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे भी दूसरे ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बच्चों डिटेल में ही पढ़ना बेस्ट होता है, क्योंकि अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं तो डिटेल में पढ़ो तो नॉर्मल क्वेश्चन बन ही जाते हैं। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।